खंड 2 अध्याय 46। डिंगमी ने आधा कदम उठाया और फिर अपना पैर पीछे उठाया, उसे संदेह से देखा। लू शी मियाँ ने फैटी ऑरेंज को अपनी बाहों में भर लिया, एक ऐसे लहजे का इस्तेमाल करते हुए जो मना करने की अनुमति नहीं देता था। कल मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मेरा भाई अभी भी बीजिंग में है, वह परसों वापस आ जाएगा। चूंकि तुम वैसे भी यहाँ हो, तो 2 दिनों के लिए उसकी देखभाल करने में मेरी मदद करो। फैटी ऑरेंज को अचानक उसकी बाहों में भर दिया गया। डिंगमी तैयार नहीं थी, लगभग उसे पकड़ नहीं पाई और अनाड़ीपन से उसे गले लगा लिया। उसने चौंक कर बिल्ली की तरफ देखा, फिर संदेह से उसकी तरफ देखा। क्या बिल्ली को उसकी पूर्व प्रेमिका को देखभाल के लिए देना ठीक रहेगा? शायद वह कुछ और सोचेगी। तू खियन कहाँ है? वह भी एक व्यापारिक यात्रा पर है। आप तो खियन और 2 मिन्हवी को उसकी देखभाल करने क्यों नहीं देते, या कोई और, कोई भी उससे अधिक उपयुक्त होगा। विचार, डिंग एमआई के पास कोई रास्ता नहीं था। एक छोटा, कंधे से कंधा मिलाकर चला गया, जैसे कई बार उन दोनों ने पहले एक साथ घर जाना था। डिंगमी ने अपने बगल में खड़े लंबे आदमी को देखा। उस दिन लू शिफेंग अक्सर फैटी गुई को लू शिमियन को देखभाल के लिए फेंक देता था, इसलिए लू शिमियन बिल्ली को उसके साथ खेलने के लिए जिंगहाई शहर ले आया। फैटी गुई उन दोनों के बीच कई यादें लेकर गई। उनका पहला चुंबन, फैटी गुई भी एक गवाह थी। उसने पहले कहा था कि स्नातक होने के बाद उन दोनों को एक साथ रहते हुए एक बिल्ली पालनी होगी। बिल्डिंग 19 की लिफ्ट में जाते हुए डिंगमी ने 12वीं मंजिल दबाई। संयोग से वे पहले भी 12वीं मंजिल पर जा चुके थे। लू शिमियन ने कुछ नहीं कहा, बिल्ली और खाना उसे सौंप दिया, फिर पलट कर चला गया। दिनह मैट ने अचानक उसे वापस बुलाया। ल्यूक थोई मियाँ। 12वीं कक्षा में जब वे साथ बैठे थे, दिनह मैट को कागज पर उसका नाम लिखना बहुत पसंद था। उसने यह भी कहा, हर बार जब मैं तुम्हें फोन करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे और ज्यादा मेहनत करने के लिए कह रहे हो। हर मिनट और हर सेकंड मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हो। उसके बाद वह गणित की समस्या हल नहीं कर सकी, इसलिए वह मेज पर गिर पड़ी और आलस से उसका नाम पुकारने लगी। लू शी मियाँ, चियर, मियाँ ली की ध्वनि भी एम जैसी ही है। लू शी मियाँ रुक गया, अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। क्या कुछ और है? डिंगमी ने उसकी ओर देखा और फिर से उसका नाम पुकारा। लू शी मियाँ, क्या हम अब भी दोस्त हैं? उन आँखों ने उसे गंभीरता से देखा, मानो उसने संतुष्ट होने के लिए सिर हिलाया हो। दोस्त? ल्यूक थोई मियाँ ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। दिनह मैट का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। बिल्ली को पकड़े हुए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर ऐसा था, तो वह बिल्ली को मेरे पास क्यों लाया? क्या तुम्हें लगता है कि हम अब भी खुश दोस्त रह सकते हैं? उसने फिर धीमी आवाज में पूछा। दिनह मत जवाब नहीं दे सका। इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद ऐसा लग रहा था कि किसी भी चीज की परवाह न करना और फिर भी दोस्त बने रहना वाकई मुश्किल था। एक बार जब कोई पुरुष और महिला शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए अपनी मूल स्थिति में वापस आना बहुत मुश्किल होगा, जब तक कि वे एक दूसरे से पर्याप्त प्यार न करें। लू शी मियाँ ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा, केवल इतना कहा, डिंगमी, तुम बहुत सरल सोचती हो। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। डिंगमी ने मोटी बिल्ली को गले लगाया और दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसके लंबे फिगर को कोने में गायब होते हुए देखा। लिफ्ट के खुलने की आवाज सुनी। वह अभी भी नहीं समझ पाई कि उसका क्या मतलब था। क्या ऐसा संभव है? लेकिन वह ऐसी संभावना के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई जो बहुत अच्छी हो। डिंगमी बिल्ली को घर में ले गई। मोटी बिल्ली ने बहुत जल्दी नए वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिया। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई,
उसने पूरे घर की निगरानी की और आखिरकार लेटने के लिए एक आरामदायक जगह मिल गई, उसका बिस्तर। लू शी मियां मोटी बिल्ली के साथ बहुत दयालु थी। वह उसे गले लगा सकती थी, खरोंच सकती थी और उसके साथ खेल सकती थी, लेकिन उसे बिस्तर को छूने की अनुमति नहीं थी। डिंग मी अवचेतन रूप से उसके पास गई और उसे नीचे गिरा दिया। चाबोंग, जल्दी से नीचे उतरो, बिस्तर पर मत सोओ। फैटी ऑरेंज को चाबोंग भी कहा जाता था, लेकिन मोटा होने के बाद सभी को उसे फैटी ऑरेंज कहने की आदत हो गई। फैटी ऑरेंज ने उसकी बात अनसुनी कर दी, अपने पैर फैलाए, अपना सिर नरम, सुगंधित कंबल से रगड़ा, बेहद आराम से सो रहा था। डिंगमी उसे उठाने ही वाली थी जब वह अचानक जाग गई। लू शी मियां भी इस बिस्तर पर नहीं सोए थे, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसने फैटी ऑरेंज को वापस लिटा दिया। फैटी ऑरेंज नरम बिस्तर पर इधर उधर लुढ़क गया। डिंगमी ने उसके मुलायम फर को सहलाया, अपना सिर झुकाया और सोचा। उसे नहीं पता था कि वापस लौटने का उसका फैसला सही था या गलत। वह जहां भी जाती, लोग और उससे जुड़ी चीजें सब उससे जुड़ी होतीं। अब तो बिल्लियां भी उसके बिस्तर पर लेटी रहतीं। अगली दोपहर दीनमत टीवी स्टेशन के पास एक कैफे में बैठ गया, 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया और डू मिन्हवी का इंतजार करने लगा। डू मिन्हवी ऑफिस के कपड़े पहने हुए अंदर आया, उसके सामने बैठ गया और आराम से उसके गाल को छू लिया। क्या तुमने बहुत इंतजार किया? दीनमत ने अपना सिर हिलाया। नहीं। उन दोनों ने थोड़ी देर बात की। दीनमत ने बताया कि पिछली रात क्या हुआ था। डू मिन्हवी के सुनने के बाद पहला वाक्य था, तुम दोनों ने अभी तक बात खत्म नहीं की है। क्या तुम्हें यकीन है? दीनमत को लगा कि उसने बहुत निर्णायक ढंग से बात की है। मैं अन्य लोगों के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ल्यूक थोई मियां अलग है। या तो वह तुमसे नफरत करता है या वह तुमसे प्यार करता है। डू मिन्हवी ने अपने कप में कॉफी हिलाने के लिए अपना सिर नीचे किया, मुस्कुराते हुए। मुझे लगता है कि ल्यूक थोई मियां उस तरह के आदमी हैं जो अस्पष्टता के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ अस्पष्ट उलझन की तो बात ही छोड़िए, या तो प्यार या नफरत। दीनमत ने अपना सिर नीचे किया। क्या ल्यूक थोई मियां उनसे नफरत करती थीं? शायद नहीं, लेकिन प्यार, वह अतीत की बात है। दीनमत ने डू मिन्हवी के शब्दों पर विचार किया, अचानक अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मिन्हवी, क्या तुम और तुखियन के बीच पहले कोई गलतफहमी हुई थी? वे दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वे बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। डू मिन्हवी ने अपने होठों को दबाया, अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराई। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, या मेरी ज़रूरतें बहुत बढ़िया हैं। जिस साल मैंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और चीन वापस लौटा, मुझे पता चला कि उसके फ़ोन में एक लड़की थी जो अक्सर उसके संपर्क में रहती थी। वह सिंघुआ यूनिवर्सिटी में उसकी जूनियर थी। वह रुकी और आत्महीनता से मुस्कुराई। मुझे बताओ, क्या इस तरह से लगातार एक लड़की से संपर्क करने में कोई अस्पष्टता नहीं है? तुखियन ने कहा कि नहीं, लेकिन वह लड़की स्पष्ट रूप से उसे पसंद करती थी। उसने कहा कि जब उसने मैसेज भेजा था, तब वह खाली था और कभी-कभी समय बिताने के लिए चैट करता था। उसने अपना मन नहीं बदला और वह अपना मन नहीं बदलेगा। क्या तुम जानती हो कि मैं किस तरह के आदमी से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ? जब उसने ये शब्द कहे तो मुझे उसकी अभिव्यक्ति और लहजे से सचमुच नफरत हो गई। पलक झपकते ही मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह उस रूप में बदल गया है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन मुझे याद है कि उन्होंने मेरे लिए कितने साल कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, मेरे लिए थान हुआ परीक्षा पास की, मेरे लिए करियर बनाने की कोशिश की। दीनमत दंग रह गई। वह डू मिन्हवी के व्यक्तित्व को समझ गई। उसकी आंखों में रेत का एक कण भी नहीं था।
तू खियन इतने सालों से दो मिन्हवी के साथ था, वह कैसे नहीं समझ सकता था। डिंगमी को नहीं पता था कि उसके दिल में क्या था, इसलिए यही था। कोई आश्चर्य नहीं कि डू मिंगवेई हमेशा जूकियान के साथ संघर्ष कर रहा था, शादी नहीं करना, लेकिन रिश्ता तोड़ना नहीं। डू मिंगवेई अपने दिल की गांठ को दूर नहीं कर पा रही थी। वह केवल सोच सकती थी और भारी और हल्के को एक दूसरे के साथ बांट सकती थी। डिंगमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। डू मिंगवेई को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। बोलने के बाद वह मुस्कुराई। 2 साल हो गए हैं। आपको मुझे सांत्वना देने के तरीके के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यह मामला केवल धीरे धीरे भुलाया जा सकता है। जब तक मुझे उसकी परवाह नहीं रह जाती, तब तक प्रतीक्षा करें। हम शादी कर लेंगे। सब कुछ उतना सरल नहीं था जितना लग रहा था। डिंगमी इस विषय को जारी नहीं रखना चाहती थी। उसे देखते हुए, क्या तुम्हारे पास कुछ काम नहीं था इसलिए तुम मेरे पास आई? यह सही है। डू मिंगवेई ने उसके सामने दस्तावेजों का एक ढेर रखा। हमारी कार्यक्रम टीम वॉयस एक्टर्स के बारे में एक एपिसोड बनाने की योजना बना रही है। मैंने सुना है कि टीम के कर्मचारियों ने आपको पहले बुलाया था, लेकिन आपने मना कर दिया। क्यों? तो शो में आने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। यह उसके लिए अच्छी बात होगी। डू मिंगवेई को कोई कारण नहीं सूझा कि डिंगमी क्यों मना कर देगी। डिंगमी ने उस पर नजर डाली, फिर अपनी छाती पर लगे वर्क कार्ड को देखा और मुस्कुराई। तुम लॉबिस्ट बनने आई हो? डू मिंगवेई ने जाने दिया। नहीं, अगर तुम भाग नहीं लेना चाहती हो, तो भूल जाओ, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। डिंगमी राहत की सांस लेने वाली थी। डू मिंगवेई अचानक मुस्कुराई और करीब झुकी। लेकिन मैं लव कार्ड खेल सकती हूँ। पहले भी ऐसे शो थे जिन्होंने उसे आमंत्रित किया था, लेकिन डिंगमी ने उन सभी को मना कर दिया। वह टीवी पर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। इससे उसे बहुत अजीब लगता था। उसे यह भी डर था कि परिचित उसे टीवी पर देख लेंगे और उसकी निजी जिंदगी के बारे में पता लगा लेंगे। दीन मैट ने दो मिन्हवी को देखा, सीधे मना नहीं किया। मुझे इस बारे में सोचने दो। दो मिन्हवी कभी भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसका हाथ थपथपाया और कहा, अगर तुम वाकई नहीं जाना चाहती हो, तो भूल जाओ। दर्शकों के लिए पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों की शक्ल सूरत के बारे में उत्सुक होना बहुत सामान्य बात थी। डिंगमी के इंडस्ट्री में कुछ हद तक मशहूर होने के बाद कुछ नेटिजन्स को आश्चर्य होने लगा कि परफेक्ट आवाज वाली यह लड़की कैसी दिखती है। जब शो क्रू ऐसा शो करना चाहता था, तो डिंगमी को तुरंत गेस्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। पहले तो डू मिंगवेई को लगा कि यह उसी नाम और उपनाम वाली कोई लड़की है। आखिरकार, उसने नहीं सोचा था कि डिंगमी एक आवाज अभिनेत्री होगी। डू मिंगवेई कार्यक्रम की जनरल मैनेजर थी, इसलिए बेशक उन्हें उम्मीद थी कि डिंगमी इसमें भाग ले सकती हैं। डिंगमी मुस्कुराई, तो मैं नहीं जाऊंगी। डू मिंगवेई। अंत में डिंगमी इस पर विचार करने के लिए सहमत हो गई। डिंगमी ने 2 दिनों तक फैटी गुई की देखभाल की। तीसरे दिन की शाम को उसने लू शिफेंग को फोन किया, यह पूछने के लिए कि क्या वह वापस आ गया है, और उसे सकारात्मक जवाब मिला। डिंगमी ने समझाया कि मोटी बिल्ली उसके घर पर क्यों थी, और अंत में कहा, तो मैं अब फैटी गुई को तुम्हारे घर ले आती हूँ। ठीक है। लू शिफेंग मुस्कुराने से पहले थोड़ा हिचकिचाया और कहा, तुम मेरे लिए कुछ और दिनों तक उसकी देखभाल करो। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूँ। मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता। जब तक मियाँ वापस नहीं आते तब तक प्रतीक्षा करें और हम बात करेंगे। डिंगमी। इसलिए फैटी गुई कुछ और दिनों के लिए उसके घर पर रहा। जिस दिन लू शिफेंग लौटा वह शनिवार था, और लू शिफेंग भी लू परिवार के विला में था, बस स्क्रीनिंग रूम से बाहर। लू शिफेंग ने चारों ओर देखा, लेकिन फैटी गुई को कहीं नहीं देखा, और इत्मीनान से धूम्रपान करने के लिए सोफे पर झुक गया।
उसने कुछ सांसें ली। उसका चेहरा शांत हो गया। बिल्ली कहाँ है? उसने तुम्हें नहीं दिया? उसने दिया, लेकिन तुमने इसे स्वीकार नहीं किया। ल्यूक थोई फोंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम खुद ही उसे उठा लो। दोनों भाइयों के बीच हमेशा एक मौन सहमति थी। ल्यूक थोई मियाँ जो भी करना चाहता था, ल्यूक थोई फोंग को उसके बारे में सोचने भर से ही पता चल जाता था। इसके अलावा वह हमेशा एक बुद्धिमान बड़ा भाई और अभिभावक रहा था। लू शिफेंग ने अपने छोटे भाई को देखा और कहा, यह अब हाई स्कूल नहीं है, इतना भोला क्यों हो? अगर तुम्हें यह पसंद है तो बस इसे करो। लू शिमियन ने भौहें सिकोड़ी, सिगरेट की राख को झाड़ा और कुछ नहीं कहा। डिंग मी अब डिंग श्याओ मी नहीं रहा। यह वैसा नहीं था। वह पहले वाला लू शिमियन नहीं था। बीच में कई साल का अलगाव था और कोई भी इसे सीधे दूर नहीं कर सकता था। लू शिमियन ने सिगरेट बुझाने के लिए अपना सिर नीचे किया, कार की चाबियां ली और खड़ा हो गया। ल्यूक थोई फोंग ने पूछा, तुम इतनी देर से कहाँ जा रहे हो? बिल्ली को लेने के लिए। खंड 2 अध्याय 47। पिछली बार से दीना मत ने बुई दीच को फिर से नहीं देखा है। उसे लगा कि वह वापस आ गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी ग्यांग चाउ में था। पूछने पर पता चला कि हुआनगू द्वारा निवेश की गई एक फिल्म की शूटिंग यहां हो रही है। वह निवेशक था जो निरीक्षण करने आया था। उस रात उन दोनों ने साथ में डिनर किया। बुई डिच ने उसे नई फिल्म की डबिंग करने देने का जिक्र किया, यह नहीं जानते हुए कि उसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाने के बारे में कहां से पता चला। मैंने सुना है कि तुमने मना कर दिया। तुमने मना क्यों किया? दीन मैट ने एक बात पूछी और दूसरी बात का जवाब दिया। तुमने अभी तक फिल्मांकन भी शुरू नहीं किया है, लेकिन तुम पहले से ही डबिंग के बारे में चिंता कर रही हो। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? जल्दी नहीं। बुई डिच ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। तुम शो में शामिल क्यों नहीं होना चाहती? तुम्हें किस बात का डर है? मुझे डर नहीं है, मैं बस खुद को दिखाना पसंद नहीं करती। वह मुस्कुराई। इसके अलावा मैं इस पर विचार कर रही हूँ। मैंने अभी तक मना नहीं किया है। कुछ साल पहले वॉयस एक्टर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। 3 साल पहले एक बेहद लोकप्रिय शाही नाटक की मुख्य नायिका की आवाज अभिनेत्री को प्रसिद्धि मिलने के बाद लोगों की धीरे धीरे इस उद्योग में रुचि बढ़ने लगी। उस समय दीना मार्ट अभी भी अपनी पढ़ाई के चौथे वर्ष में थी, युवा थी और उसे डबिंग का ज्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन उसने सही समय पर इस पेशे में प्रवेश किया और आवाज अभिनेताओं के लिए उपचार बहुत बेहतर था। उसने स्वीकार किया कि जब वह इस पेशे में आई थी तो उसे बुई दीच से बहुत मदद मिली थी। सौभाग्य से उसने शुरुआत में ही उसके लिए संसाधन पेश किए, अन्यथा उस समय उसकी स्थिति के साथ यह वास्तव में मुश्किल होता। इसलिए वह बुई दीच की बहुत आभारी थी। वर्तमान में दीना मार्ट उभरती हुई अभिनेत्री ग्यांग नहीं के लिए आवाज अभिनेता है। पिछले 2 वर्षों में जब भी जियांग एर ने एक फिल्म में अभिनय किया, डिंग एमआई वॉयस अभिनेता था, तो कार्यक्रम ने विशेष रूप से उसे आमंत्रित किया। वेई और पेई ने कहा, यह उसकी प्रतिष्ठा में सुधार करने के लिए एक अच्छा अवसर था। एर उसके और जियांग एर के बीच का संबंध काफी अच्छा था। जियांग एर को भी हुआयू द्वारा प्रचारित किया गया था। पेई के साथ कई घोटालों के साथ थे। उनमें से कई बार थे जब डिंग एमआई भी घटनास्थल पर था, लेकिन मीडिया ने उसे दाढ़ी वाले व्यक्ति की तरह माना, इसलिए उन्होंने सब कुछ काट दिया। जब वे फिल्म के सेट पर पहुंचे तो जियांग एर ने अभी अभी एक रात की शूटिंग पूरी की थी। उन दोनों को एक साथ देखकर जियांग एर ने अपनी भौहें उठाईं और डिंगमी को देखा। तुम दोनों एक साथ क्यों आए हो? डिंगमी मुस्कुराई।
बस साथ में खाना खाया है। जियांग एर ने पेई यी को देखा, डिंगमी को अपनी तरफ खींचा और उत्सुकता से पूछा, सिंघुआ में तुम्हारा पूर्व प्रेमी कहाँ है? लू शिमिया के बारे में जियांग एर ने पेई यी से सुना। वह बहुत उत्सुक थी। वह किस तरह का आदमी था जो डिंगमी को हमेशा के लिए याद दिला सकता था, यहाँ तक कि पेई यी को भी परवाह नहीं थी। मैंने सुना है कि लू शिमिया भी जियांगजू में है। वह वास्तव में उनसे एक बार मिलना चाहती है। डिंगमी असहाय थी। आप यह भी जानते हैं कि वह एक पूर्व प्रेमी है। क्या मैं अभी भी उसे फिल्म क्रू में ला सकती हूँ? जियांग एर मुस्कुराई, बुई डिच की ओर देखा और फुसफुसाया, आप वास्तव में बुई डिच पर विचार नहीं करते हैं? डिंगमी ने अपना सिर हिलाया। वह और बुई डिच असंभव थे। बुई डिच भी जरूरी नहीं कि वह हो। सच कहूं तो उसे नहीं लगा कि बुई डीच ने कभी ईमानदारी से उसका पीछा किया था। तो तुम फिर से अपनी नई फिल्म के प्रचार के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। दिनमत की इच्छा थी कि वे नकली को असली में बदल सकें। 11 बजे बुई डीच दिनमत को घर ले गई। दिनमत कार से उतरी ही थी कि उसने सामने खड़ी कार देखी। वह रुक गई। बुई डीच ने पूछा, क्या हुआ? डिंगमी ने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं। दरवाजा खोलकर और कार से बाहर निकलकर उसने बुई डीच को अलविदा कहा। सामने मर्सिडीज बेंज में लू शिमिया आलसी ढंग से अपनी सीट पर पीछे झुके हुए थे। उनकी आंखें रियरव्यू मिरर को घूर रही थी। उनकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। डिंगमी कार के दरवाजे तक चली गई, देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, लेकिन यह एक तरफा दर्पण था। वह अंदर की स्थिति नहीं देख पा रही थी। उसने अनुमान लगाया कि लू शिमिया ऊपर हैं, लेकिन 12वीं मंजिल की खिड़की पर देखने के लिए उसने अपना सिर ऊपर उठाया। वहां बिल्कुल अंधेरा था, वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह जाने वाली थी, खिड़की अचानक नीचे लुढ़क गई। डिंगमी चौंक गई और जल्दी से अपना सिर नीचे करके देखने लगी। लू शिमिया ड्राइवर की सीट पर बैठे उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और कार का दरवाजा खोला। दीनमत ने जल्दी से एक कदम पीछे हटकर उसे कार से बाहर निकलते देखा। उसका लंबा कद उसका रास्ता रोक रहा था। दीनमत मुस्कुराई। उसके गालों पर हल्के से डिंपल पड़ रहे थे। तो तुम कार में हो? बुई डीच ने कार घुमाई और भागने ही वाला था कि उसने यह दृश्य देखा। वह दंग रह गया और उसने बीच सड़क पर कार रोक दी। अपना सिर घुमाकर उन लोगों की तरफ देखा। वह व्यक्ति ल्यूक थोई मियां था। ल्यूक थोई मियां ने अपनी आंखें नीचे करके दीनमत को देखा, थोड़ा सा तिरछा होकर। उसने ठंडी निगाह से बुई डीच की ओर देखा, कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर अपनी नजरें वापस दीनमैट की ओर घुमाई। मैं बिल्ली को लेने आया हूँ। दीनमैट स्तब्ध रह गई। उसने अपना सिर बुई डीच की ओर घुमाया जो सड़क के उस पार थी। शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, बिल्ली ऊपर है, क्या मैं ऊपर जाकर उसे नीचे ले जा सकती हूँ? बुई डीच को होश आया और उसने कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी। ल्यूक थोई मियां ने अब उसकी ओर नहीं देखा। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। मैं तुम्हारे साथ ऊपर जाऊंगा। यह इस तरह से तेज है। तेज? क्या यह इतना जरूरी था? डिंगएमाई ने अपना सिर नीचे कर दिया, न कि वह अपने दिल में क्या महसूस करे। हाँ, और उसके सिर को हिलाते हुए हम्फ हार्टलेस एलिवेटर बटन को दबाया। डिंगएमाई ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह अपने चेहरे पर कोई भावना नहीं देख सकती थी और न ही वह अपने विचारों के माध्यम से देख सकती थी। चीफ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, लू शिमिया ने अधीरता से उसे बीच में रोका। आपको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। वह वास्तव में डिंगमी को बुई डीच का उल्लेख करते हुए नहीं सुनना चाहता था। उसे पहले भी यह पसंद नहीं था और अब भी उसे यह पसंद नहीं है। डिंगमी का गला भर आया और वह कुछ और नहीं कह सकी।
ऐसा लग रहा था कि वास्तव में समझाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। बहुत समय हो गया था। लू शी मियाँ शायद लंबे समय से उदासीन थे। लिफ्ट में मंजिलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। माहौल अजीब तरह से खामोश हो गया। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो डिंगमी ने उसकी ओर देखा। वह पहले बाहर निकली, अपना सिर नीचे किया, अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। उसने दरवाजा खोला, सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। क्या तुम अंदर आना चाहते हो? ल्यूक थोई मियाँ ने 2 सेकंड के लिए अपना सिर नीचे करके उसकी ओर देखा, फिर उसके पास से गुजरकर अंदर चला गया। दिनमैट दंग रह गया, फिर जल्दी से उसके पीछे चला गया। उसने अपना सिर नीचे करके उसके पहने हुए काले जूतों को देखा। मेरे पास पुरुषों के लिए चप्पल नहीं है। तुम अंदर आ सकते हो, मैं कल घर साफ कर दूंगी। ल्यूक थोई मियाँ ने कुछ नहीं कहा। उसने 2 कमरों वाले इस अपार्टमेंट पर नजर डाली। यह बहुत साफ और गर्म था। वह उस अपार्टमेंट का थोड़ा सा हिस्सा भी देख सकता था जिसमें वे पहले रहते थे, क्योंकि उसकी पसंद नहीं बदली थी। तकिए और सजावट पहले से ज्यादा अलग नहीं थी। वह अंदर चला गया। दीनमैट उसके पीछे पीछे गया। लिविंग रूम में इधर उधर देखा, लेकिन बिल्ली नहीं दिखी। उसने उसकी ओर देखा, सोफे की ओर इशारा किया। थोड़ी देर बैठ जाओ, फैटी क्वेट शायद कमरे में है, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे वापस बुलाया। मेरे लिए एक गिलास पानी डालो। दिनमट ने जवाब दिया। हाँ, 1 मिनट मेरा इंतजार करो। जल्दी से रसोई में जाकर देखा तो वहाँ गर्म पानी नहीं था। दिनमट ने जल्दी से फिर से पानी उबाला। ल्यूक थोई मियाँ ने एक पल के लिए रसोई की ओर देखा, फिर सोफे पर बैठ गया। कॉफी टेबल पर बुनाई के डिब्बे को देखता रहा। उसके घर पर पहले भी ऐसा ही एक लाइटर था। डिंगमी ने इसे सजावट की दुकान से खरीदा था। वह अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ जाना पहचाना दिखाई दिया। लू शी मियाँ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बॉक्स को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लाल लाइटर उठाया और नीचे लिखे शुरुआती अक्षरों को देखा। लू शी मियाँ ने अपने होठों को कसकर दबाया, लाइटर को रगड़ा। रसोई की ओर देखते हुए उसका चेहरा जटिल हो गया। डिंगमी केतली के पास खड़ी थी और पानी के उबलने का इंतजार कर रही थी। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कुछ मिनट बाद डिंगमी ने एक कप गर्म पानी डाला, इसके बारे में सोचा, फिर रेफ्रिजरेटर से बर्फ के कुछ टुकड़े लिए और उन्हें कप में डाल दिया। वह पानी का कप रसोई से बाहर ले गई। लू शी मियाँ सोफे पर बैठे थे, अपने पैरों को लापरवाही से फैला रहे थे। उनका दाहिना हाथ लाल तकिया पर दबा हुआ था जिसे उन्होंने अभी अभी खरीदा था। उनके बाएं हाथ में एक लाल धातु का लाइटर था, जो लाइटर के निचले हिस्से को धीरे से सहला रहा था। डिंगमी एक पल के लिए रुका, झिझका, फिर उसे पानी का कप थमा दिया। लू शी मियाँ ने पानी लिया, एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया। उसने कप को मेज पर रख दिया, अपना हाथ खोला और लाल लाइटर को देखा, जोर से हंसते हुए बोला, अगर मुझे सही से याद है तो यह लाइटर मेरा है। जिप्पो को कस्टम मेड किया गया था, जिस पर उसके नाम के पहले अक्षर खुदे हुए थे। यह उसके 20वें जन्मदिन के लिए एक जन्मदिन का तोहफा था। दिनमैट ने 2 मिनहवी से इसे उसके लिए बनाने के लिए कहा। हालांकि उस समय लू शी मियाँ धूम्रपान नहीं करते थे, फिर भी वह उन्हें लाइटर देना चाहती थी, और उसने जानबूझकर लाल लाइटर चुना। दरअसल डिंगमी को लू शी मियाँ के धूम्रपान से नफरत नहीं थी। उसे अभी भी उस किशोर लड़के की धूम्रपान करने की शक्ल साफ साफ याद है, और वह अप्रत्यक्ष चुंबन भी साफ साफ याद है। ल्यूक थोई मियाँ ने लाइटर लिया और उसे याद दिलाया, मैंने धूम्रपान छोड़ दिया है। दिनमैट ने चालाकी से मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं, तुम्हें लाइटर देने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें धूम्रपान करना ही है। तुम इसका इस्तेमाल मोमबत्तियां जलाने के लिए भी कर सकते हो।
मोमबत्तियां जलाओ। लू शिमिया ने मेज पर रखे जन्मदिन के केक पर नजर डाली। डिंगमी ने सिर हिलाया। ठीक है, जन्मदिन की मोमबत्तियां जलाओ, इसका इस्तेमाल होने वाला है। वह जानता था कि यह लाइटर सस्ता नहीं था और जन्मदिन की मोमबत्तियां जलाने के लिए मोमबत्ती भी बहुत कीमती थी। तुमने काला क्यों नहीं चुना? डिंगमी ने उसकी गर्दन को गले लगाया। तुम इन दिनों काला पहनना ज्यादा पसंद करते हो। यह तुम्हारा जन्मदिन है, लाल चुनो। यह सुंदर और भाग्यशाली दोनों है, उसने सोचा। मैं हमेशा से पूछना चाहती थी कि आपने अचानक धूम्रपान छोड़ दिया। मैं अपार्टमेंट में लौट आया और लंबे समय तक इसे खोजा, लेकिन यह अनपेक्षित रूप से पाया गया। यह कभी भी अनजाने में नहीं था, यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर था। हाँ, डिंगमी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। लू शिमिया ने कुछ देर तक उसे देखा। डिंगमी ने अपना दिमाग लगाया और कहा, 1 मिनट रुको, मैं फैटी गुई को ढूंढने जाऊंगी। वह बेडरूम में चली गई, दीवार के सहारे झुक गई, एक गहरी सांस ली और अपनी छाती थपथपाई। मोटा मंदारिन उसके बिस्तर पर कब्जा कर रहा था। उसे बिना किसी उत्तेजना के वापस आते देख आलस से अपने नाखून खींच रहा था। डिंगमी ने आगे बढ़कर कई किलो वजन वाली मोटी बिल्ली को उठाया और फुसफुसाते हुए कहा, मोटी नारंगी बिल्ली, कोई तुम्हें लेने आया है। मोटा नारंगी किसी भी स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और जहां भी जाता है अच्छा खाता पीता है और अच्छी नींद लेता है। डिंगमी ने बिल्ली को सोफे पर लिटा दिया। मोटा नारंगी लू शिमिया के पैर पर चढ़ गया और उससे रगड़ने लगा। लू शिमिया ने समय देखा, लगभग 11:30 बज रहे थे। उसने बिल्ली को गले लगाया और खड़ा हो गया, उसकी ओर देखते हुए। मैंने पिछले कुछ दिनों से तुम्हें परेशान किया है, मैं जा रहा हूँ। डिंगमी ने उसके बाएं हाथ को देखा, कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। लाइटर नीचे रख दिया। लू शिमिया ने एक हाथ से बिल्ली को गले लगाया, जाने के लिए मुड़ी। डिंगमी ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। रुको। लू शिमिया ने उसके हाथ को देखा। डिंगमी ने उसे छोड़ दिया, अपने हाथ में लाइटर की ओर इशारा किया और याद दिलाया, यह लाइटर। इसे क्या हुआ? उसने फिर पूछा। डिंगमी ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, कुछ सेकंड के लिए चुप रही, बुदबुदाई, यह तुम्हारा है। लू शिमिया ने उसे देखा, याद दिलाया, डिंगमी, अगर मुझे सही से याद है तो यह लाइटर तुमने मुझे उपहार में दिया था। यह मेरा हो गया है। जब तुमने इसे बिना अनुमति के ले लिया तो क्या तुमने मुझसे पूछा था? डिंगमी। लू शिमिया ने लाइटर को अपनी जेब में ठूंस लिया, बिल्ली को गले लगाया और दूर हो गया। डिंगमी ने उसकी लंबी पीठ को देखा, उसका दिल उथल पुथल हो रहा था। वह उसके पीछे भागी और अचानक बोल पड़ी, तुम्हारे पास लाइटर की कमी नहीं है, तुम मुझसे यह क्यों चाहते हो? लू शिमिया ने दरवाजा खोला, उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा, उसका चेहरा भावहीन था। यह मेरा काम है। डिंगमी ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, अनिश्चितता से पूछा, लू शिमिया, क्या तुम? क्या? बाहर निकलने पर लाइट चालू नहीं थी। वह दरवाजे के पीछे खड़ा था, उसका आधा से अधिक शरीर अंधेरे में छिपा हुआ था, ऊपर से उसे देख रहा था। खंड 2 अध्याय 48। अनुवाद। हुआई यांगदो, आपको अभी भी मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं? यान ने और भी अधिक उकसाया, उसकी आंखों में देखने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। डिंग एमाई ने उसे टाल दिया, उसकी बाहों में फैटी गुई को देखा, उसके सिर को रगड़ने से पहले उसके बालों को स्ट्रोक करना जो उसके द्वारा गड़बड़ कर दिया गया था। यह एहसास बहुत लंबे समय से चला गया था। चिंता में उसमें वह साहस नहीं था जो बचपन में था। नहाने और बिस्तर पर चढ़ने के बाद दिनमट को लगा कि कुछ कमी है। फैटी क्वेट उसके साथ सिर्फ कुछ दिनों से थी, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई थी। पूरी तरह से चार्ज हो चुके फोन को मेज पर रखकर दिनमत ने उसे खोला और देखा कि उसमें 2 मिस्ड कॉल थीं।
एक ल्यूक थोई मियाँ की और एक दो मिन्हवी की। दिन मैट को लगा कि अब थोड़ी देर हो गई है, इसलिए उसने अगले दिन फिर से दो मिन्हवी को फोन किया। दो मिन्हवी अभी अभी कंपनी में आई थी और व्यस्त थी, इसलिए उसने बहुत जल्दी से कहा, मैट मैट, क्या तुम हमारे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हो? आज मुझे जवाब दो। वह रुकी और धीरे से बोली, अगर तुम सच में भाग नहीं लेना चाहते हो तो मुझसे मत डरो, सीधे मुझे बता दो। मैं कार्यक्रम टीम को बता दूंगी। मैं जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे कार्यक्रम में जरूर जाना है। डिंगमी कुछ दिनों से इस पर विचार कर रही थी। इस उद्योग में काम करते हुए उसे भविष्य में और भी कई चीजों का सामना करना पड़ेगा। यह उसके लिए विकास का एक अच्छा अवसर था। काम के नजरिए से उसे वास्तव में मना नहीं करना चाहिए था। डू मिंग वेई को डर था कि वह नुकसान में होगी, इसलिए उसने वापस पूछा, क्या आपने इस पर विचार किया है? डिंगमी मुस्कुराई, मैंने किया है। डू मिंग वेई भी मुस्कुराई, ठीक है, चलो 2 दिनों में एक साथ डिनर करते हैं और शहर के चारों ओर घूमते हैं। डिंगमी ने खुशी से सहमति जताई। जैसे ही उसने फोन रखा, फोन फिर से बज उठा। डिंगमी ने देखा और अप्रत्याशित रूप से यह फोटो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक कर्मचारी था। उसने जल्दी से उत्तर बटन दबाया। हेलो मिस डिंग, यह इस तरह है, पिछले विज्ञापन में आपने हमारी मदद की थी। कुछ समस्याएं थीं। यह आपकी वजह से नहीं था, यह इसलिए था क्योंकि हमारा विज्ञापन विचार किसी अन्य कंपनी के साथ ओवरलैप हो गया था, इसलिए हमें इसे फिर से डब करने की आवश्यकता हो सकती है। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कुछ वाक्यों का उपयोग किया। डुप्लीकेट विचार? डिंगमी ने भौहें सिकोड़ी, मुझे डबिंग के लिए कब जाना है? मैं आपको कुछ दिनों में अपॉइंटमेंट का समय भेज दूंगी। अब मुझे बस आपको पहले से बता देना है। डिंगमी ने सहमति जताई, स्टाफ की कही बात याद की, फोन रख दिया और चिंता में पड़ गई। फोटो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नया शोध किया गया सॉफ्टवेयर पहले ही पूरी तरह से रिलीज हो चुका था और अब विज्ञापन भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ था और पहले से ही एक डुप्लीकेट आइडिया था। हाल के वर्षों में उसे कई तरह की काली प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था और वह यह अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक पाई कि उसकी कंपनी को किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है या नहीं। पीछे मुड़कर देखें तो अगर उसे परेशानी का सामना भी करना पड़ा तो भी लू शी मियाँ उसे हल कर सकते थे। यह सच था कि गुआंगयिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुश्किल में थी। लू शी मियाँ और जू कियान ने कई वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ बैठक की और पारदर्शी कांच के दरवाजे से वे विपरीत इमारत पर विशाल बिलबोर्ड देख सकते थे, कोंग डू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह पहली बार नहीं है जब डुप्लीकेट विज्ञापन का विचार आया है, पिछले साल भी एक था। अरे यार, क्या खोंग दो किसी विज्ञापन के बारे में नहीं सोच सकता? तू खियन ने सीधे डांटा। ऐसा नहीं है कि उसने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन वह हमसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। लू शी मियान ने माउस को स्थानांतरित कर दिया। जांच दस्तावेजों के माध्यम से उसका चेहरा ठंडा और ठंडा हो रहा है। मुझे डर है कि यह केवल विज्ञापन विचारों को चुराने के बारे में नहीं है। हमेशा की तरह उन विज्ञापनों के लिए जो फिल्म के साथ दिखाए जाते हैं, सभी को नए विचारों के साथ आना चाहिए। अगर वास्तव में ऐसा है तो आप क्या करने जा रहे हैं? उसे इस इंडस्ट्री से बाहर निकालो। टू कियान ने अपनी भौहें उठाईं। जब फोन बज उठा तो वह बोलने ही वाला था। उसने नीचे देखा, मुस्कुराया। वह बदमाश टैन डांग किसी मिशन से वापस आया होगा। फोन का जवाब देते हुए टैन डांग वास्तव में अभी अभी लौटा था और उन दोनों के लिए रात के खाने का समय तय किया। टू कियान ने लू शी मियाँ को देखा। लू शी मियाँ खड़े हो गए, अपना लैपटॉप उठाया, अपना सिर नीचे किया और उसकी ओर देखा। चलो 2 दिन में बात करते हैं, मैं अभी फ्री नहीं हूँ।
उन्होंने अपनी कुर्सी को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर धकेल दिया। टू कियान ने फोन पर कहा, चलो कुछ दिनों में चलते हैं। हम पिछले 2 दिनों से व्यस्त हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि कुछ दिनों में ए मियाँ का जन्मदिन है, किन यांग ने कहा। यह पिछले कुछ सालों से है। हम हाई स्कूल के बाद से ही उन्हें हर समय पकड़ते आ रहे हैं। अब जबकि डिंगमी वापस आ गई है, डू मिंगवेई ने दूसरे दिन इसका जिक्र किया। चलो मिलते हैं। ठीक है, चलो इस अवसर पर उस निर्दयी डिंगमी के बारे में बात करते हैं। जू कियान हंसा, बंद करो, कुछ मत बोलो, वरना ए मियाँ तुमसे नाराज हो जाएंगे। किन यांग को यह सही नहीं लगा। उसे वाकई लू शी मियाँ के लिए गलत लगा। यहाँ तक कि लू शी मियाँ जैसा आदमी भी उसे बाहर निकालने की हिम्मत कर सकता था। डिंगमी वाकई एक बेवकूफ था, एक गंभीर गलती। डू मिंगवेई डिंगमी के साथ टहलने गया और विशेष रूप से इस सभा का जिक्र किया। यह हमारे लिए सिर्फ एक छोटी सी सभा है, बिल्कुल हाई स्कूल की तरह। हाई स्कूल में वापस वे पांचों एक छोटे समूह की तरह थे, अक्सर एक साथ इकट्ठा होते थे। दिना मट को त्रुओंग लुआन और थाम ग्याई की शादी याद आ गई। वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। पिछली बार मैंने तान डोंग का अभिवादन किया था, लेकिन उसने मेरी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका रवैया बहुत ठंडा था। क्या वह मुझसे नफरत करता है? दो मिन्हवी को परवाह नहीं थी। तान डुओंग ऐसा ही है। उसने सोचा कि तुमने ल्यूक थोई मियाँ को लात मारी। ल्यूक थोई मियाँ को नशे में धुत और पागल बना दिया और उसकी बदनामी हुई। अब उसके दिल में तुम बिल्कुल युगों के पापी की तरह हो। डिंगमी के पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। डू मिंगवेई ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, तान डांग ऐसा ही है। बस उससे कुछ शब्द कहो और सब ठीक हो जाएगा। डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया और अपने होठों को दबाया, फिर डू मिंगवेई को देखने के लिए अपना सिर उठाया। मिनावेई, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? इतने सालों तक आपसे संपर्क नहीं करना, और अभी भी लू शी मियाँ को इस तरह के रिश्ते से देख रहे हैं। अगर आप इसे किन यांग के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मैंने उसे देखने के लिए उसका सिर उतारा, फिर आगे देखा। अगर यह पहले था तो मैं निश्चित रूप से गुस्से में रहूंगा, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से उस व्यक्ति का प्रकार नहीं हैं, जो उसे एक रिश्ते पर आसानी से छोड़ देता है, चाहे वह प्यार करता हो। उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। डिंग जियो एमआई, क्या यह पहला दिन है जिसे आप मुझे जानते हैं? डिंगमी ने गिनती की। यह वास्तव में 12 साल है। जूनियर हाई स्कूल से लेकर अब तक 12 साल हो चुके हैं। और लू शी मियान, जू कियान और किन यांग भी 12 साल। लगभग 6 साल के अंतराल ने डिंगमी को घबरा दिया। डू मिंगवेई ने उसे देखा और मुस्कुराया। यह सही है। क्या आपने लू शी मियाँ के लिए जन्मदिन का उपहार तैयार किया है? जन्मदिन के उपहारों की बात करते हुए डिंगमी को वह लाइटर याद आ गया। सच कहूं तो लू शी मियाँ के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। हर साल उसके जन्मदिन पर उसे सिरदर्द होता था। समझ नहीं आता था कि उसे क्या दे। अभी नहीं, मेरे साथ जाकर खरीदो। डू मिंगवेई डिंगमी को एक सस्ते ब्रांड स्टोर पर ले गया। मैंने तो खियन को जो भी उपहार दिए थे वे यहाँ से खरीदे गए थे। टाई, कफलिंक, वॉलेट आदि, वे सब यहाँ हैं। उत्साही गाइड आया। हेलो, क्या तुम दोनों को किसी मदद की जरूरत है? डू मिंगवेई को यह पसंद नहीं था कि जब वह कोई चीज खरीदती थी तो कोई उसे परिचय दे। उसे खुद ही उसे चुनना पसंद था। कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही देख लेंगे। डिंगमी मुस्कुराई। डू मिंगवेई की ये आदतें अभी भी नहीं बदली थी। वह थोड़ी देर इधर उधर घूमती रही और आखिरकार एक गहरे नीले रंग की टाई चुनी, जो शालीन और परिपक्व थी, जो वर्तमान लू शी मियाँ के लिए बहुत उपयुक्त थी। जब डिंगमी भुगतान करने गई तो डू मिंगवेई ने भी जू कियान के लिए एक टाई चुनी। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे दुकान से बाहर चले गए। डिंगमी अभी भी मुस्कुरा रही थी।
यह शो लू शी मियां के जन्मदिन के अगले दिन रिकॉर्ड किया गया था, है ना? हाँ। यह 2 सप्ताह में प्रसारित होगा। डू मिंगवेई ने सिर हिलाया। कार्यक्रम चालक दल आमतौर पर लगभग 10 दिन पहले रिकॉर्ड करता था, फिर इसे हर शुक्रवार को प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित करता था। डिंगमी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। झो किंग और जू जियाओ बिन के बारे में सोचते हुए उसने लौटने के बाद 2 महीने तक उन्हें नहीं देखा था। शायद उन्हें यात्रा करने के लिए समय मिलेगा, उस समय से बचने के लिए जब वे उसे टीवी पर देखते हैं। तो उसके कदम अचानक रुक गए। एक संकीर्ण मार्ग पर दुश्मन। मैंने डू मिंगवेई को चारों ओर मुड़ने के लिए खींच लिया, मुस्कुराते हुए। यह ठीक है, मैं कफलिंग खरीदना चाहता हूँ। टिएट निन्ह की एक छोटी सी छाप। लेकिन वह टिएट चान से कभी नहीं मिली थी। साथ ही टिएट निन्ह भी टिएट चान की तरह नहीं थी, और टिएट चान अपनी उम्र के हिसाब से काफी अच्छे कपड़े पहनता था। डू मिंगवेई ने गलत समझा। आपकी सौतेली बहन तीसरी पार्टी है। डिंगमी दंग रह गई, खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। अंत में यह काफी नहीं था, वह जोर से हंस पड़ी। डू मिंगवेई ने उसे हंसते हुए देखा, समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। डाटा, क्या यह इतना मजेदार है? डिंगमी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से तीसरी पार्टी होने से ज्यादा घृणित है। खंड 2 अध्याय 49। कभी कभी दीनह मार्ट सोचती थी, अगर उस साल उसकी यूनिवर्सिटी की इच्छाएं नहीं बदली होती तो वह अब कैसी होती? क्या वह यूनिवर्सिटी से आसानी से स्नातक हो पाती, नौकरी पा पाती, शादी कर पाती और ल्यूक थोई मियां के साथ बच्चे पैदा कर पाती? जीवन की राह खुली और उज्ज्वल थी। खो जाने पर वापस लौटना मुश्किल होगा। दुर्भाग्य से कोई अगर नहीं था, नाव पहले ही रवाना हो चुकी थी। यह शायद जीवन भर का पछतावा होगा। दीनह मार्ट ने खुद को इसके बारे में सोचने से रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आज उन्हें देखकर उसका दिल लहरों से भर गया। डो मिन्हवी को पता था कि दीनह मार्ट के मन में कुछ है, और यह कुछ ऐसा था जिसे कहना मुश्किल था। उस साल डिंगमी की इच्छाएं बदल गईं। वह मुश्किल दिनों में डिंगमी के साथ नहीं रह सकती थी। वह हमेशा अपने दिल में दोषी महसूस करती थी। वह पूछना नहीं चाहती थी। कर्मचारियों ने उन दोनों को फिर से आते देखा और उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। तुम दोनों और क्या खरीदना चाहते हो? डू मिंगवेई ने डिंगमी को देखा, मुस्कुराया। क्या तुम बटन नहीं चुनना चाहते थे? डिंगमी ने शुरू में सोचा था कि डू मिंगवेई पूछेगी। वह सोच रही थी कि कैसे जवाब दिया जाए। यह कहानी थोड़ी लंबी थी, स्पष्ट रूप से बताना आसान नहीं था। उसने राहत की सांस ली, अपने होठों को सिकोड़ा और मुस्कुराई। ठीक है, चलो फिर से चुनते हैं। स्टोर के बाहर जू निंग ने जू जेन को खींच लिया। अंदर देखा, जू निंग ने भौहें सिकोड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वापस आएगा। जू जेन ने आह भरी और उससे कहा, इस बात की परवाह मत करो कि वह वापस आता है या नहीं। सामान्य तौर पर उसके साथ कोई और संघर्ष नहीं करना चाहिए। वे चीजें खत्म हो गई हैं। जू निंग ने अपने होठों को सिकोड़ा और कुछ नहीं कहा। रात में डिंगमी ने उपहार को बेडसाइड टेबल पर रख दिया। सोने जाने से पहले उसने एक बार उपहार बॉक्स को देखा। यह एहसास कुछ हद तक हाई स्कूल के दिनों जैसा था, लेकिन उस समय उसके पास इस तरह के उपहार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। केवल जब वह कॉलेज गई और एक ट्यूटर का वेतन मिला, तो उसने अपने दांतों को पीस दिया और उसके लिए एक लाइटर का आदेश दिया, लेकिन वह इसे दूर ले गया। पिछले 2 वर्षों में, लेकिन आज उसे फिर से अनिद्रा थी। हाई स्कूल में भी रेलिंग पर पीठ टिकाए, आलसी चेहरा, 2 पतली उंगलियों के बीच जलती हुई सिगरेट पकड़े हुए। वह उसे नीचे देख रहा था। उसका चेहरा भावहीन था। दीनह मैट ने कुछ सेकंड के लिए ऊपर देखा,
फिर चुपचाप अपना सिर नीचे किया और 2 मिन्हवी के घर जाने के लिए मुड़ गया। ल्यूक थोई मियाँ ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया, भौहें सिकोड़ी और अंदर की ओर मुड़ गया। किन यांग अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। उसने कई सालों तक इस अकाउंट का इस्तेमाल किया था। काम पर जाने के बाद उसके पास खेलने का समय नहीं था। किन यांग का हाथ शर्मिंदा था। थोड़ी देर बाद उसका खून खत्म हो गया। किन यांग ने माउस को फेंक दिया, डांटते हुए, भाड़ में जाओ, मेरे हाथ की स्पीड खराब हो गई है। तू खियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करो। किन यांग ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, अपना सिर खुजाते हुए, सिंगल, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक बोलते हुए लू शी मियाँ अंदर आया, सीधे कमरे से बाहर चला गया। किन यांग ने पलकें झपकाईं। लू शी मियाँ भी कई सालों से सिंगल था। तान डोंग ने उसके पीछे से चिल्लाकर कहा, अमियाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? लू शी मियाँ, बिल्ली को खाना खिलाओ। लू शी मियाँ ने बिल्ली का खाना भरा और मछली के 2 छोटे टुकड़े फेंके। फैटी क्वेट मछली के उस डिब्बे को घूरता रहा, उसे छीनने के लिए उस पर झपटा और कई बार अपना हाथ खरोंच लिया। ल्यूक थोई मियाँ ने अपने हाथ के पीछे 2 खरोंचों को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। अभी अभी उसे लगा कि उसे अपने नाखून काट देने चाहिए। दीन मैट गेट के बाहर खड़ा था और उसने 2 मिन्हवी को पुकारा। 2 मिन्हवी जल्दी से बाहर गया और उसकी ओर देखा। तुम ल्यूक थोई मियाँ के घर क्यों नहीं जाती? जू कियान और किन यांग वहाँ हैं। डिंग मी ने मुंह बनाया, मेरे साथ आओ। डू मिंग वेई ने उसका सिर दबाया, बेकार। यह सही है, यह पहले भी बेकार था। अब जब वह दोषी महसूस करती है तो यह और भी बेकार है। डिंग मी मुस्कुराई और उसके चारों ओर अपनी बाह डाल दी। चलो चलें, डू मिंग वेई ने कहा। उन्होंने कहा कि वे आज रात मांस ग्रिल करेंगे। दोपहर को जू कियान और किन यांग खरीदारी करने गए। डिंग मी ने लू शी मियाँ के यार्ड में बारबेक्यू समारोहों की भी याद दिलाते हुए हंसते हुए कहा, ओह, ग्रिलिंग बहुत अच्छी है। हमें इसे खाए हुए काफी समय हो गया है। पहले तो जू कियान ने गाने के लिए एक कमरा बुक करने के लिए कहा, लेकिन डू मिंग वेई ने ग्रिल्ड फूड खाने का सुझाव दिया। क्या पहले हाई स्कूल ऐसा नहीं था? इसके अलावा लू शी मियाँ को भी गाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इतने सालों में लू शी मियाँ को कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली थी। जियांग केडू उसे सालों से परेशान कर रहा था लेकिन वह नहीं माना। डू मिंग वेई ने डिंग मी को देखा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अगर लू शी मियाँ को याद किया जाए तो डिंग मी किस तरह के आदमी से शादी करेगी। दरवाजे की घंटी बजाते हुए लू शी मियाँ ने दरवाजा खोला। वह दरवाजे के पीछे खड़ा था। डिंग मी को देखा, पलटा और अंदर चला गया। जू कियान और किन यांग ऊपर हैं। डू मिंग वेई ने डिंग मी को देखा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह भाग गई। डिंग मी के पास कुछ भी कहने का समय नहीं था। लू शी मियाँ चला गया और सोफे पर बैठ गया, अपने लंबे पैरों को लापरवाही से फैलाते हुए। उसका दाहिना हाथ लाल लाइटर से खेल रहा था। मोटी बिल्ली ने अपना पेट भर लिया। वह सोफे पर रेंगते हुए चली गई और उसके पैरों पर सो गई। डिंग मी वहीं जमी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। रसोई में उसकी चाची उनके लिए शाम का ग्रिल खाना तैयार कर रही थी। उसने एक पल के लिए सोचा, रसोई में जाकर मदद करने का इरादा किया। केवल एक कदम चलने के बाद लू शी मियाँ ने अचानक उसे पुकारा, डिंग मी। डिंग मी रुक गई। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। हाँ, लू शी मियाँ सोफे पर झुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। बिल्ली के नाखून काटो। इससे पहले जब फैटी उनके साथ था तो उसके नाखून काटने वाला व्यक्ति हमेशा डिंग मी होता था। लू शी मियाँ ने पहले कभी उसके नाखून नहीं काटे थे, इसलिए जब समय आया तो वह उसे पालतू जानवरों की दुकान में ले गया ताकि कर्मचारी उसे संभाल सकें। डिंग मी ने मोटी बिल्ली को देखा
जवाब दिया। पास गई, फैटी को उठाया और उसे अपनी गोद में रखा, चाय की मेज पर देखा और पूछा, क्लिपर कहाँ है? लू शी मियाँ खड़ी हो गई। मैं इसे खोजने के लिए ऊपर जाऊंगी। डिंगमी ने बिल्ली को सहलाया, उसे ऊपर जाते देखा और कुछ देर बाद नीचे आ गई। लू शी मियाँ ने उसे एक छोटा क्लिपर दिया। डिंगमी ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उनकी उंगलियां छू गईं। डिंगमी का हाथ सुन्न हो गया। उसने जल्दी से क्लिपर वापस ले लिया, अपना सिर नीचे किया, अपने बालों को सहलाने के लिए हाथ ऊपर उठाया और बालों के बिखरे हुए धागों को अपने कान के पीछे छिपा लिया। लू शी मियाँ उसके सामने खड़ा था। उसने अपना सिर नीचे किया और उसे बिल्ली के पंजे को धीरे से उठाते हुए उसके नाखूनों को सावधानी से काटते हुए देखा। फैटी गुई बेहद सहयोगी थी, यहाँ तक कि उसे अपने पैरों पर लेटने और उसे इधर उधर लुढ़कने देने में भी मजा आ रहा था। लू शी मियाँ उसके बगल में बैठ गई। डिंगमी रुक गई, अवचेतन रूप से उसकी ओर देखा और उसके हाथ के पीछे दो खरोंच देखी। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और चिंतित होकर पूछा, क्या फैटी क्विट ने तुम्हें खरोंचा? हाँ, उसने अपने हाथ पर नजर डाली। डिंगमी ने उसके हाथ को ध्यान से देखा, भौहें सिकोड़ते हुए। क्या तुम्हें टीका लगवाने की जरूरत है? उसने थोड़ा ज्यादा खरोंचा और उसके हाथ से पहले से ही खून बह रहा था। कोई जरूरत नहीं, यह ठीक है। फैटी गुई पहले बहुत आज्ञाकारी था। यह पहली बार था जब लू शी मियाँ को इसने खरोंचा था, लेकिन यह बिल्ली बहुत स्वस्थ थी, हमेशा समय पर टीका लगवाती थी और कुछ बार खरोंचे जाने के बाद ठीक हो जाती थी। डिंगमी ने कुछ देर तक उसके हाथ को देखा, अपने होठों को दबाया, फैटी गुई को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में डांटा, मोटी बिल्ली, तुम लोगों को क्यों खरोंच रहे हो? तुम पहले बहुत अच्छे थे। लू शी मियाँ ने उसके गाल को देखा और मुस्कुराई। डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया और फैटी के नाखून काटना जारी रखा, उन्हें छोटा कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने कैंची नीचे रख दी। मैंने कर लिया। डू मिंगवेई और बाकी लोग अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? लू शी मियाँ ने हाथ बढ़ाया और फैटी के फर को सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। उसके अपरिचित लहजे ने डिंगमी को थोड़ा उदास कर दिया। उसने बुदबुदाया, इतना विनम्र मत बनो। डिंगमी ने फैटी को अपने बगल में बिठाया और खड़ी हो गई। मैं रसोई में तुम्हारी मदद करने जाऊंगी। लू शी मियाँ ने अचानक उसे पीछे खींच लिया। डिंगमी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। लू शी मियाँ ने खड़े होकर उसे जाने दिया। कोई जरूरत नहीं, तुम मेहमान हो। डिंगमी शर्मिंदा होकर वहीं खड़ी रही। हाँ, लू शी मियाँ ने उसकी ओर देखा और ऊपरी मंजिल से बाहर निकले हुए सिर को देखा। पहले ऊपर जाओ। वह आगे बढ़ा। डिंगमी ने उसकी पीठ को देखा और उसका पीछा किया। ऊपर किन यांग ने एक और गेम खो दिया, माउस को फेंक दिया और खड़ा हो गया। मैं अब और नहीं खेलूंगा। डू मिंग वेई ने उसकी ओर देखा। चिकन। किन यांग उसके साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी था। मैं खाने के लिए कुछ खोजने के लिए नीचे जा रहा हूँ। मैं भूख से मर रहा हूँ। दीन मत कहा है, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आया? तुकियान दरवाजे के फ्रेम पर झुक गया। ऊपर जा रहे दो लोगों को देख रहा था। वे यहाँ हैं। किन यांग कमरे से बाहर चला गया, ठीक उसी समय जब उसने लू शी मियाँ और डिंगमी को एक के बाद एक अंदर आते देखा। उसने डिंगमी को देखा, उसकी आंखें ठंडी थी और वह दूर चला गया। डिंगमी ने अपने होंठ सिकोड़े, बिल्कुल असहाय। क्या घर में कोई बियर है? तुखियन को अचानक याद आया, वह बियर खरीदना भूल गया था। नहीं, लू शी मियाँ ने जवाब दिया। लू शी फेंग में अक्सर उन्हें खरीदा जाता है। लू शी फेंग ने उन्हें खरीदा है और वह अक्सर इस तरह से इकट्ठा नहीं होते हैं। ठीक है, मुझे जाने दो। डिंग एमआई को देखो। एमआई, चलो एक साथ देखो। उसकी ओर देखा। तान डांग।
थोड़ी देर बाद तान डांग ने कहा, क्या तुम्हें हाई स्कूल में तुम्हारी कार और ए मियाँ के चोरी होने की कहानी याद है? मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस साल ल्यूक थोई मियाँ का इंटरनेट कैफे में किसी से झगड़ा हो गया था। यह पहली बार था जब दिनह मार्ट उसके सामने रोने से खुद को रोक नहीं पाई। वह बेहद उदास थी। अब तक उसे याद है कि ल्यूक थोई मियाँ ने उस समय कैसे लड़ाई लड़ी थी। खंड 2 अध्याय 50। डिंगमी को समझ में नहीं आया कि किन यांग ने अचानक पुरानी कहानी क्यों शुरू कर दी। उसने उसे ईमानदारी से देखा। उसे यकीन था कि वह उसे कुछ ऐसा बताएगा जो वह नहीं जानती। किन यांग ने दरवाजे के सहारे झुककर उसे देखा, मंद मंद मुस्कुराते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से कार पा सकती हो? डिंगमी का दिल धड़क उठा। उसका मूड अस्त व्यस्त था। जब उसने अपनी कार खो दी थी तो उसने लू शी मियाँ को एक नई कार देने के बारे में सोचा था। बाद में जब ल्यूक थोई मियाँ को कार मिली और उसने उसे वापस कर दिया तो उसने उससे पूछा कि उसे यह कैसे मिली। उसने कहा कि उसे यह कार एक इंटरनेट कैफे के पास मिली थी और उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी, इसलिए उन्हें कार उसे वापस करनी पड़ी। उस समय दीन मैट भोली और भोली थी, इसलिए उसने उस पर विश्वास कर लिया। तो तुम्हें यह कैसे मिली? दिनमट ने फुसफुसाते हुए पूछा। चोरी हुई कार तुरंत बिक जाती है। क्या आपको लगता है कि इसे ढूंढना इतना आसान है? ल्यूक थोई मियाँ ने मेरे और तुखियन सहित कुछ मित्रों को मदद के लिए ढूंढा ताकि वे चोरी की कारों को बेचने वाले कई अड्डों पर जा सकें। पहले तो उन लोगों ने यह बताने से मना कर दिया कि उन्होंने कार कहाँ बेची है और उन्हें यह भी नहीं पता था कि कार किसको बेची गई है। पुलिस को रिपोर्ट करने की धमकी देना बेकार था। कोई सबूत नहीं था। 2 टूटी हुई कारें थीं और पुलिस स्टेशन में उसे देखने तक की आलस्य था। बाद में इमिया ने उनमें से एक को पीटा। किन यांग को अभी भी वह दृश्य याद है। वे सभी लोग बहिष्कृत थे और उन्हें आप हाई स्कूल के बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्हें आपके लिए कार खोजने से पहले उन्हें बड़ी रकम देनी पड़ी। उस रात आप तीनों ने आधी रात तक इंतजार किया, लेकिन उस कमीने ने फिर भी कार सौंपने से इनकार कर दिया। उसने उत्तेजक बातें भी की, उनके साथ बंदरों की तरह खेलता रहा। ल्यूक थोई मियाँ नाराज हो गए और उनसे झगड़ने लगे, जल्दी और निर्णायक रूप से। ए मियाँ ने जो पैसे दिए हैं उनसे कम आपकी 10 कारें खरीदी जा सकती हैं। चोरी का माल बेचने वाले ठग को 1 घंटे से भी कम समय में घर जाने के लिए कार मिल गई। उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो पहले से ही सुबह के 3 बज रहे थे। उस दिन किन यांग देर से घर आया। उसके माता पिता ने सोचा कि वह गेम खेलने गया था। उन्होंने उसे आधी रात को उसके पजामे में घसीटकर बाहर निकाला और उसकी पिटाई की। डिंगमी सच्चाई सुनकर दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू शी मियाँ ने जो इतनी आसानी से कहा था वह इस तरह से निकलेगा। किन यांग ने उसकी ओर देखा और बोलते हुए और भी क्रोधित हो गया। तुम्हें दबाव और बोझ महसूस न हो। तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए उसने कितनी चीजें की हैं। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के बाद और भी अधिक। आपका क्या कहना है? लानत है, आपने उसे लात मारी। एएनजी, मुझे ये बातें बताने के लिए धन्यवाद। नीचे जाओ। वह यह कहे बिना न रह सकी। तुम मूर्ख हो, बस वहीं खड़े रहो और टैन डांग को तुम्हें डांटने दो। उसका मुंह खराब है। अगर मैं चिंता में बाहर नहीं भागती तो मुझे नहीं पता कि वह और क्या कहता। डिंगमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यह इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और मुझे कुछ बातें भी बताईं, अन्यथा मुझे शायद जीवन भर पता न चलता। लेकिन अगर मुझे पता होता तो क्या होता? जानने से मैं और भी असहज महसूस करती।
और जाने देना और भी मुश्किल होता। वह हमेशा से जानती थी कि लू शी मियाँ उसे बहुत लाड प्यार करता था। ऐसी कई बातें थी जो उसे कहना पसंद नहीं था। सतह पर वह ठंडा लगता था, लेकिन वास्तव में वह उसे किसी और से ज्यादा लाड प्यार करता था। किन यांग और जू कियान भी नीचे गए। किन यांग खाना खोजने नीचे गया और जू कियान अकेले फिल्में देखने से ऊब गया था, इसलिए वह भी उसके पीछे चला गया। उन्होंने टेकआउट का ऑर्डर दिया और तब 6:30 बज रहे थे। अभी समय नहीं हुआ था। किन यांग ने डिंगमी को देखा, कुछ नहीं कहा और सीधे रसोई में कुछ खाने के लिए चला गया, लेकिन अंत में वहां कच्चे खाने के अलावा कुछ नहीं था। आंटी ने कहा, आम तौर पर चाचा लू घर पर नहीं खाता है और शायद ही आप लोगों को नहीं खरीदते हैं, और इसे यार्ड में रखा। मैं मियाँ चॉपस्टिक ले गया और उसे देखकर देखा। शो के बारे में बात करते हुए तान डोंग ने दीनह मैट की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या दीनह मैट अब एक आवाज अभिनेता है? मुझे याद है कि आपने पहले पत्रकारिता की पढ़ाई की थी। यहाँ बैठे हुए शायद केवल किन यांग को इस बारे में पता नहीं था। अपने पहले वर्ष में मैंने एक वृत्तचित्र के लिए डबिंग की और बाद में एक समान नौकरी मेरे पास आई, इसलिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे इस पेशे से जुड़ गया, एक आवाज अभिनेता बन गया। डिंगमी को उम्मीद नहीं थी कि किन यांग उसकी कहानी के बारे में उत्सुक होंगे और बहुत गंभीरता से जवाब दिया। लू शी मियाँ थोड़ा विचलित था। वह जानता था कि डिंगमी 2 साल से एक आवाज अभिनेता है। उस समय वह अभी भी बीजिंग में था और सप्ताहांत में रात में शायद ही कभी फिल्में देखता था। उसने गलती से एक चैनल खोला जो कुछ मूर्ति नाटक दिखा रहा था। उसे इस तरह का नाटक पसंद नहीं था। उसने इसे कुछ समय पहले ही डिंगमी के साथ देखा था। जब वह चैनल बदलने वाला था तो नाटक में महिला सहायक चरित्र अचानक बोल पड़ी। उसका हाथ एक पल के लिए रुक गया। यह एक ऐसी आवाज थी जिससे वह पूरी तरह परिचित था। उस समय फिल्म उद्योग में आवाज अभिनेता का नाम न सहेजना लगभग एक अलिखित नियम था। लू शी मियाँ नाटक के अंत में डिंगमी का नाम नहीं खोज सका, लेकिन वह पुष्टि कर सकता था कि यह उसकी आवाज थी। उसने उसका नाम बाइडू पर खोजा। वह वास्तव में एक आवाज अभिनेत्री थी। बाद में उसे एक बुरी आदत हो गई। उसने पूरा नाटक देखा और उसने हर नाटक को देखा जिसे उसने डब किया था। एक दिन तक उसने एक फिल्म देखी और उसे एक हॉट सीन डब करते हुए सुना। उसकी आवाज इतनी आकर्षक थी कि वह सबसे ज्यादा परिचित था और उसे सबसे ज्यादा पसंद था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, उस नाटक में हॉट सीन देखने में असमर्थ। उसने टीवी बंद कर दिया, रिमोट सोफे पर फेंक दिया। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ गया। सामान्य तौर पर उन्होंने लंबे समय तक फिल्में नहीं देखीं। दूसरे वर्ष की शुरुआत में, जो कि पिछले साल भी था, उन्होंने जियांगजू लौटने का फैसला किया। खाने और थोड़ी देर आराम करने के बाद कुछ लोगों ने इस साल के मध्य में प्रसारित एक नई फिल्म देखी जिसमें मुख्य महिला की भूमिका उभरती हुई स्टार जियांग एर ने निभाई थी। जब फिल्म का प्रीमियर हुआ तो डू मिंग वेई इसे देखना चाहती थी, लेकिन जू कियान बहुत व्यस्त था और उसके साथ समय नहीं था, इसलिए वह इसे नहीं देख सकती थी। जी एर के दृश्य ने हमेशा अपनी असली आवाज का इस्तेमाल किया, बिना जानिए सिर वापस, लेकिन वह पहले से ही दूर देखा था। शर्मिंदगी से भरी, जब वह शौचालय जाना चाहती थी तो खड़े होने का बहाना ढूंढने वाली थी। लू शी मियाँ, जो उसके बगल में बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई, सोफे के चारों ओर घूमी और चली गई। किन यांग ने उलझन में पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? सिगरेट पीने के लिए। उसने अपना सिर नहीं घुमाया और थिएटर से बाहर निकल गया। फिल्म अभी भी चल रही थी। डिंगमी को अजीब लगा
वह भी खड़ी हो गई और डू मिंग वेई से फुसफुसा कर बोली, मैं शौचालय जा रही हूँ। डू मिंग वेई मुस्कुराई और अपनी आंखें सिकोड़ ली। जाओ, जाओ, लू शी मिया को ढूंढो। अगर तुम फिल्म नहीं देखना चाहती तो मत देखो। डिंग मी थिएटर से बाहर निकल गई। शौचालय जाने के बाद वह वापस नहीं आई। जब वह डबिंग कर रही थी तो वह फिल्म से परिचित थी। रिलीज के पहले दिन जियांग एर ने उसे एक टिकट दिया और उसने पूरी फिल्म देखी। डिंग मी नीचे रसोई में एक गिलास पानी डालने के लिए गई, उसे पिया और गिलास वापस रख दिया। लिविंग रूम में केवल एक लाइट जल रही थी, रोशनी धीमी थी। दीना मत रसोई से बाहर आई, ऊपर देखा और देखा कि एक लंबा व्यक्ति दरवाजे के बाहर बरामदे पर खड़ा था, रेलिंग पर झुककर उसे देख रहा था। दीना मत रुक गई, उस आदमी को घूरते हुए। ल्यूक थोई मियां ने धूम्रपान किया। धुआं धीरे धीरे अंधेरी रात में फैल गया। उसकी एक पलक वाली आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। लड़की को रुकते हुए देखा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर चली गई। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, जब तक कि वह उसके सामने खड़ी नहीं हो गई। उसने कहा, तुम अब इसे क्यों नहीं देखती? दीना मैट मुस्कुराई, अपना सिर हिलाया। मैंने वह फिल्म देखी है। यह सही है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जिस फिल्म को उसने डब किया था, वह उसे कैसे नहीं देख सकती थी? ल्यूक थोई मियां ने अपना सिर नीचे किया, आत्म मजाक में अपने होठों को सिकोड़ा। अभी अभी जब उसने उसकी आवाज सुनी तो उसका मन अतीत में उन दोनों की एक साथ की आकर्षक छवियों से भर गया। उसकी बेकाबू सांसें और डब की गई फिल्म में उसकी बेहद नाजुक गुनगुनाहट। क्या उसे उसके इतने पेशेवर होने के लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए या खुद को दोषी मानना चाहिए कि उसने उसे उन भावनाओं का अनुभव करने दिया ताकि वह इतनी यथार्थवादी डबिंग कर सके? इससे उसे ऐसा लगा जैसे यह उसके कानों के ठीक बगल में था। उसका शरीर अकड़ गया और यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी भी सुन्न हो गई। कोई बात नहीं, उसके लिए इसे सहना मुश्किल था। कम से कम अभी तो नहीं। इतने सालों के बाद ऐसा नहीं था कि उसने इन चीजों के बारे में नहीं सोचा था। उसने इनके बारे में कई बार सोचा भी था, कभी कभी उन्हें सुनकर, लेकिन उन्हें न देख पाने से उसका दिल और भी ज्यादा खुजलाने लगता था। इस तरह भविष्य में उन्हें सुनना भी सहन करना मुश्किल होगा। लू शी मियां ने मुड़कर देखा, नीचे झुका, अपना हाथ रेलिंग पर टिकाया, अपना सिर नीचे किया और अपनी सिगरेट के दो लंबे कश लिए। सिगरेट का धुआं उसके चारों ओर घूम रहा था। वह आलसी और बेलगाम दोनों महसूस कर रहा था। डिंगमी ने उसकी पीठ की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे धूम्रपान की लत लग गई थी। पता नहीं कब उसने इसकी शुरुआत की। शरद ऋतु की रात सर्द थी। हवा बह रही थी। आंगन में पेड़ सरसरा रहे थे, पत्तियां गिर रही थी। डिंगमी कांप उठी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ी। उसके बगल में खड़ी हो गई। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वह 1 मीटर 63 लंबी थी। विश्वविद्यालय में 2 साल के बाद वह और 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। अब वह 1 मीटर 66 थी। जब लू शी मियां ने विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा दी, तब वह पहले से ही 1 मीटर 88 लंबी थी। ऐसा लग रहा था कि तब से उसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वह पहले से ही उससे बहुत लंबी थी। डिंगमी ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने अपनी कंपनी का मामला अभी तक सुलझा लिया है? लू शी मियां ने पलटकर उसकी ओर देखा। क्या? वह डुप्लीकेट विज्ञापन मामला। आपकी कंपनी ने मुझसे संपर्क किया, मुझे इसे फिर से डब करने के लिए कहा। लू शी मियां ने सिगरेट खत्म की, आग बुझाई। अभी नहीं। ओह, डिंगमी थोड़ा चिंतित थी। क्या इसे हल करना इतना मुश्किल है? लू शी मियां ने अपने हाथ जेब में डाले, रेलिंग पर झुके और उसे गौर से देखा। क्या आप चिंतित हैं? डिंगमी ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह वास्तव में चिंतित थी।
साहित्यिक चोरी कोई छोटी बात नहीं थी। अगर यह उजागर हो गया तो यह कंपनी को बहुत प्रभावित करेगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं थोड़ी चिंतित हूँ। आखिरकार यह आपकी और टू खिएन की कंपनी है और हम इतने सालों से सहपाठी हैं। सहपाठी? ल्यूक थोई मियाँ मंद मंद मुस्कुराए। डिंगमी, मैं सिर्फ तुम्हारा सहपाठी नहीं हूँ। लेखक को कुछ कहना है, भाई मियाँ। भविष्य में इस तरह के दृश्य को फिर से डब न करें। तियो मत, क्यों? मैं अभिनय नहीं कर रहा हूँ। आना मियाँ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता जब कोई दूसरा आदमी उस औरत के ऊपर हो। टीओ मैट,